अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। सियासी जमातों की तरफ से अब एक नया इंतखाबी तनाज़ा तलाश कर लिया गया है और अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि नून लीग जो है, एक तो वो पहले ही लाडली सियासी जमात बनी है और उसके लिए मैदान हमवार किया जा रहा है, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में एक तकरीर में ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि बज़ाहिर नून लीग आईन पाकिस्तान में की गई 18वीं तरमीम को भी ख़त्म करने जा रही है या उसमें तब्दीली करने जा रही है। ये वो आइनी तरमीम है जो अप्रैल 2010 में पार्लियामेंट की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की थी और ये आइनी तरमीम चारों सूबों को मज़ीद सूबाई खुदमुख्तारी देती और बहुत सारे जो वफाक के इदारे थे उनकी डेवोल्यूशन करके उन इदारों को ख़त्म करके सूबों में मुंतकिल किया गया था। इसके अलावा सूबों का जो मालियाती शेयर था, जो हिस्सा था वफाक के टैक्स रेवेन्यूज़ में, उसमें भी इजाफ़ा किया गया था और फिर सूबों को मादनी वसाइल जो हैं उनमें भी उनकी शराकतदारी और उनके हिस्से में भी ज़्यादा ओनरशिप, पहले से ज़्यादा ओनरशिप दी गई थी। ये वो मशहूर ज़माना 18वीं तरमीम है कि जिसमें मालूमात तक रसाई का आर्टिकल 19A भी एक बुनियादी हक़ के तौर पे शामिल किया गया था और फिर मुनसफ़ाना ट्रायल यानी फेयर ट्रायल की एक खसूसी शिक शामिल की गई थी आर्टिकल 10A की सूरत में। सदर को जो पार्लियामेंट का यकतरफ़ा तौर पे तहलील करने का अख्तियार था वो भी ख़त्म किया गया था। साबिक़ सदर जनरल ज़िया-उल हक़ का नाम आईन पाकिस्तान से मिटा दिया गया था। सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए पेश करदा 17वीं तरमीम और कानूनी फ्रेमवर्क ऑर्डर को मनसूख किया गया था। तीसरी बार वज़ारत उस्मा और वज़राए आला के ओहदे पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी और एक अदालती कमीशन के ज़रिए आला जजों की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई थी और अदालती कमीशन को अख्तियार दिया गया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के हवाले से। और बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ थी जिनको तमाम सियासी जमातों ने वेलकम किया था, मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में इन खदशात का इजहार किया और संगीन इल्ज़ामात लगाए कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है 18वीं तरमीम के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ साजबाज कर रही है और शायद ये जितनी भी तब्दीलियाँ 18वीं तरमीम के ज़रिए की गई थी इनमें मज़ीद कोई तरमीम पैदा करने का माहौल पैदा कर रही है या कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आइए पहले देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा क्या। मेरा अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो 30-30 साल सियासत कर रहे हैं, जो 70-70 साल सियासत कर रहे हैं, कि आप अपना तारीख को, अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। हम किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के फैसले मानने के लिए तैयार हैं। ये यकीनी तौर पे इंतहाई संगीन एक किस्म के खदशात हैं और इल्ज़ामात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं। इन्हीं हवाले से हमने रब्ता किया जनाब सेनेटर इरफान सदीकी, जो मुस्लिम लीग नून की हाल ही में कायम करदा मंशूर कमेटी के भी सरबराह हैं। इरफान सदीकी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सहाफ़ी प्रोग्राम में। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि लाहौर में जलसा करवाया गया, आप क्या कहेंगे? मतियुल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया। बिलावल को मैं इस लिहाज से उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। नौजवान हैं और सियासत को हमारे नौजवान खून की ज़रूरत है और उनमें माशाल्लाह बड़ी सलाहियतें भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज की सियासत को भी बहुत पुरानी ऐनक से, शायद कोई जरदारी साहब की ऐनक उन्होंने दराज से निकाल ली है और उस ऐनक से देख रहे हैं मामलात को।
आजकल ये मुमकिन नहीं रहा कि इस तरह के जलसे, आपने खुद भी देखा है और आप माशाल्लाह कोना मस्ट सहाफी हैं कि ये जलसा जो हुआ और इतना ही जलसाबाज सड़कों पे था और पीएमएलएन ने बड़ी एफर्ट की थी इसके लिए, मरियम नवाज ने बड़ी एफर्ट की थी और पूरे पाकिस्तान से काफिले निकले थे और उनकी अपनी एक तगदौ का एक नतीजा था। इसलिए बिलावल साहब के कहने को या उनकी बात को एक सियासी बात तो ठीक है, लेकिन मैं कोई ज्यादा उसकी तफसील या तशरीह में जाना भी नहीं चाहता और उसका जवाब भी नहीं देना चाहता। वो बेसाख्ता एक जलसा था जिसके लिए पार्टी ने अपने कायद की आमद पे एफर्ट की थी और उस एफर्ट का एक नतीजा था। ठीक, इरफान सिद्दीकी साहब, इन खदशात की एक वजह शायद ये भी है कि एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ जो है उसको तो शायद जलसे करने की इतनी आज़ादी या इजाज़त नहीं मिल रही। नहीं, ये बात नहीं है। अपना तहरीक इंसाफ जब कहा जाता है ना मतीउल्लाह जान साहब, तो मैं थोड़ा उलझन में पड़ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि उनकी कोर कमेटी ने ये कह दिया या इसी तरह की और आज भी सेनेट में कुछ पीटीआई के दोस्त मेरे पास आए जी के देखते हैं अब तो ये हो गया है, ये कमेटी बन गई है, मुज़ाकरात की कोशिश करें। मैंने कहा किसने बनाई है? तो पता चला जी कि ये फलां ने बनाई है। मैंने कहा यार, जब तक खान साहब खुद एक कमेटी का ऐलान नहीं करते और ये नहीं कहते कि जी हम बातचीत करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह पीटीआई क्या है, कौन लोग हैं, मैं सच्ची बात यह है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कौन जलसे करना चाहते हैं, कौन एहतमाम करना चाहते हैं, कौन सरमायाकारी करना चाहते हैं। बयानात की हद तक ठीक है, तो जब तक ये वाजे नहीं हो जाए। अब फिर ये है कि एक है ग्रोह या जो भी है, जत्था कह लें, ग्रोह कह लें, पार्टी कह लें, जो 92 की फिलॉसफी के साथ खड़ा है या खान साहब के साथ खड़ा है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है जो इसको छोड़ के एक नई पार्टी तश्कील देना चाहते हैं जो जमहूरी वैल्यूज के साथ इलेक्शन के अंदर आए, वो कौन है। तो मैं कंफ्यूज हूं। जब भी कहते हैं जी पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया जाता, तो कौन है पीटीआई का ऐसा आदमी जो जलसे के लिए सर धड़ की बाजी लगा के मैदान में आ गया। आपकी सियासी जमात ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि जिस जगह आज नून लीग वालों ने अपने जलसे से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया मीनार पाकिस्तान पे, 2011 में पीटीआई ने भी शायद ऐसे भी बड़ा जलसा किया था, तो उस जलसे में और आज नून लीग के इस जलसे में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कि जिस वक्त ये 2011 में जलसा हुआ वो नॉन एग्जिस्टेंट थी, पार्टी वजूद ही नहीं रखती थी जिसका नाम पीटीआई है। उसको तो वजूद बख्शा गया 2011 के उस जलसे के जरिए, उसके अंदर जान डाली गई और ये बावर कराया गया कि हाँ ये एक पार्टी है जो मैदान अमल के अंदर आ रही है। हमारे लिए ये जलसा जो है ये साल हा साल के बाद रूनुमा हुआ और इसके बाद इसके पीछे पूरी जमात है, पूरी जमात की तारीख है, कोई हिस्ट्री है। हमें कोई इस तरह के लॉन्चिंग पैड नहीं चाहिए था जिस तरह पीटीआई को दिया गया। हम तो एक वजूद रखते हैं और बरस से रखते हैं और इस तरह के 20 सैकड़ों जलसे शायद कर चुके होंगे। पीटीआई के लिए किसने कुर्सियां लाए, किसने ट्रक वहां भेजे, किसने तंबू लगाए, किसने स्टेज लाए, एवरीबडी नोज। हमारे ऊपर इस तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, 18वीं तरमीम जो बड़े ढोल ढमक्के के साथ पार्लियामेंट में जिसका जश्न भी मनाया गया था और आज भी बड़ी बड़ी तस्वीर पार्लियामेंट की दीवारों पर आवेज़ा हैं, जिसमें तमाम सियासी जमातें ऑलमोस्ट उनके नुमाइंदे जो हैं 18वीं तरमीम पर दस्तखत भी कर रहे हैं, उस तरमीम के हवाले से ये खदशात क्यों पैदा किए जा रहे हैं और कौन ये खदशात पैदा कर रहा है आपके ख्याल में? कौन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सियासी जमात जिसने खुल के ये बात कही है आज, वो तो बिलावल साहब हैं कि शायद हम उस तरमीम को रिविजिट करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। और इसकी भी बुनियाद शायद एक बड़े अंग्रेजी अखबार की खबर बनी है आज, जिसमें मेरी कमेटी का भी जिक्र किया गया है, मैनिफेस्टो कमेटी का, कि जी उनको कहा गया है या उनको बहुत सी सिफारिशात ऐसी मिली हैं और मुतालबा किया जा रहा है हमारी कमेटी से कि ये चीज में डालें। मैंने इसकी वजाहत आज कर दी है मतीउल्लाह जान साहब, स्टेटमेंट भी दे दी है और मैंने सेनेट के बाहर जो आपके दोस्त खड़े होते हैं उनसे भी बात की है। ऐसी कोई तजवीज हमें नहीं मिली। मैंने जो 31 हमारी सब कमेटीज हैं उनसे भी चेक किया कि क्या किसी सब कमेटी को ऐसी तजवीज आई है, नहीं आई। लीडरशिप की तरफ से अगर कोई बात आती तो वो मुझसे बात करते और वो कहते जी हम ये चाहते हैं और इसके लिए कोई रास्ता निकालें, कोई ऐसी बात नहीं हुई।
एक बड़ी मीटिंग हुई है मियां साहब के आने के बाद, जिसमें मैं खुद भी शरीक था, पूरी मरकजी लीडरशिप शरीक थी। उसमें बहुत से बुनियादी फैसले हुए। मैनिफेस्टो कमेटी उसी में बनी, उसी में इलेक्शन सेल बना, उसी में तय हुआ जी कि हमें एप्लीकेशन कब से कब तक लेनी चाहिए और बहुत से अमूर। कहीं दूर दराज भी जिक्र नहीं आया, इस तरमीम का हवाला ही नहीं आया। बहरहाल आप ये तस्लीम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, होंगे और शायद आइंदा भी हों। मैं तो अपनी जमात की पॉलिसी की हद तक बात कर रहा हूँ, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। चलें, जमात की पॉलिसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बताएं कि 18वीं तरमीम में आपके ख्याल में और आपकी जमात की पॉलिसी क्या है, कि क्या इसमें मजीद बेहतरी की या तरमीम की गुंजाइश है? देखिए मती, मैं आपसे बड़ी साफ बात करने लगा हूँ। आज भी हम लाबी में बैठे हुए थे सेनेट की, जिसमें इसाक डार साहब भी थे, मैं भी था, ताहिर बजंजो साहब बैठे हुए थे, रजा रब्बानी साहब जो इसके आथर भी हैं तरमीम के और इसमें बड़ा फख्र लेते हैं। तो मैं जब गुफ्तगू हो रही थी तो सारे ही बात चीजों पे एग्री कर रहे थे कि जी ये चीजें हैं जिनकी इस्लाहात होनी चाहिए। कौन सी चीज? और मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, कोई एक आध बता। मैंने उनसे इजाजत नहीं ली हुई। अच्छा। वो अंदर की गुफ्तगू थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजों पे, मिसाल के तौर पर तालीम का शोबा है, मिसाल के तौर पर सेहत का शोबा है, मिसाल के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस बजट हैं जिनमें सूबे अपना किरदार अदा नहीं करते या हिस्सा नहीं डालते। तो इस तरह की बहुत सी और चीजें भी हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कहीं ऐसा नहीं है, किसी जमात के अंदर अभी तक कोई ऐसी आवाज नहीं उठी और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं उठी कि जी हम ये तरमीम करने जा रहे हैं। मुझसे पूछा गया था बात, तो मैंने कहा देखो, जब 18वीं तरमीम हुई है तो 19वीं भी हुई है, फिर 20वीं भी हुई है, 21वीं भी शायद हुई है। तो तरामीम तो होती रहती हैं जब कोई कंसेंसस होगा पार्टी। और ये इत्तफाक की बात है कि 13वीं तरमीम से लेके ऑनवर्ड सारी ही तरामीम जो है बिलअमूम वो इत्तफाक की राय से हुई हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई जमात लाठ लेके पड़ जाएगी और तरमीम कर डालेगी। जब तक कंसेंसस नहीं होगा आइन को नहीं छेड़ा जाएगा। अच्छा, एक तासुर ये भी है, जैसे कि बिलाल भुट्टो भी कह रहे हैं कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट को दाना डालने के लिए ये कह रही है हमें 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए और हम फिर तरमीम आइन में भी कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इतनी बच्ची नहीं है, दाना वो खिलाना तो जानती है, दाने खाती कम ही है। आपने भी चुग लिया है ना सर? मैंने भी थोड़ा चुगा है, आपने मुझसे ज्यादा चुगा हुआ है, तो इसलिए बहुत सी सियासी जमातों ने चुगा है। जी हाँ, तो ना हम दाना डाल रहे हैं ना कोई चुग रहा है। 2/3 अक्सरियत काफी नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि कंसेंसस होना चाहिए और इत्तफाक राय से होनी चाहिए। वैसे अगर नून लीग को मौका मिला 2/3 अक्सरियत की सूरत में, तो क्या वो जो आपने जिक्र किया जिन शोबों का, तालीम है, सेहत है, दिफा के मामलात हैं, इसमें वो 18वीं तरमीम में कुछ बेहतरी लाएगी? जो भी होगा वो सूबों के कंसे देखें। अभी हमने सूबों के साथ बात की थी जब ये 16 महीने की हुकूमत थी और मैं एजुकेशन कमेटी हेड कर रहा हूँ और राना तनवीर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो निसाब के हवाले से कुछ बातें थी और यही मसला था जी कि ये हमारा शोबा नहीं है। तो फिर चारों सूबों के वज़राए तालीम जमा हुए और कंसेंसस के साथ कुछ बातें तय हुई कि जी सिलेबस को हमें यूं करना है, सूबाई ज़ुबानों को कितनी अहमियत देनी है, उर्दू को कितनी देनी है, और बड़ा एमिकेबली और बड़ी मफाहमत के साथ वो चीजें तय हो गई। आइंदा भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 18वीं तरमीम को छेड़ के ही ये बात होगी। चलें, बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सदीकी मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह भी हैं। उम्मीद है कि जो आइनी तरमीम भी अगर कोई होनी है तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में इंतखाबी मंशूर के अंदर उसका ज़िक्र होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसका मंशूर में ज़िक्र ना हो और बाद में कर दी जाए। आप मेहमान का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत का क्या बना और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी एक खातून शिकायत करंदा आज जुडिशल काउंसिल में पेश होगी और उन्होंने फिर क्या क्या बताया। एक छोटे से वक्फे के बाद
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की इमारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है, जहां पे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत का फ़ैसला होना है और अभी तक के जो है कोई नतीजा बाहर नहीं निकला। बाहर मीडिया भी मुंतज़र है और लोग भी मुंतज़र हैं। शायद किसी वक्त भी ये नतीजा आ जाए और हम प्रोग्राम के दौरान ही अगले सेगमेंट में या फिर अगले दिन आपको इस हवाले से अपडेट कर देंगे। मगर इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं और फिर अब्दुल कयूम सदीकी सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हैं। तो साकिब बशीर साहब, ये साइफर ट्रायल क्यों रोक दिया गया, क्या एतराज़ात थे और अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैसे ख्याल आ गया कि ये ट्रायल तो जारी नहीं रह सकता? अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है, पहले सिंगल बेंच में ये मामला था, तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। एक तो वो जज की जो तैनाती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत, उसमें प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं। दूसरा, जेल ट्रायल क्या हो सकता है या नहीं, जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल कहेंगे, ओपन ट्रायल कहेंगे, ये वो दो क्वेश्चंस थे जो सिंगल जज को समझ नहीं थी या क्या हुआ? हाँ, सिंगल जज जो है वो 1.5 माह उन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने इमरान खान की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, अच्छा, तो उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी थी। बल्कि ये भी कहा आज सलमान अकरम राजा ने कि हमने 29 अगस्त का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था, तो जब तक कि सिंगल बेंच ने फैसला दिया तो 5 और नोटिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ औकात में आ चुके थे। तो आप कौन से जजेस हैं जिन्होंने स्टे कर अभी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और जस्टिस समन रफीत इम्तियाज हैं। कल इस केस का फैसला हो जाएगा। 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने कल 2 फेडरल गवर्नमेंट से और 2 रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से पूछे। एक फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि एक तो आप ये बताएंगे कि जेल ट्रायल आप क्यों कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आज जब अटॉर्नी जनरल से पूछा अदालत ने कि आपने जो ट्रायल जज हैं उनको, उन्होंने जब ये आपको कहा कि आप जेल ट्रायल करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के खदशात का बताया गया, तो क्या कोई रिपोर्ट्स भी दी गई? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स थी जो जज को नहीं दिखाई गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बगैर देखे ही उन्होंने कर लिया। तो ये एक सवाल उन्होंने भेजा कि जो स्पेशल रिपोर्ट, सवाल सिंगल जज साहब ने नहीं किया कभी, नहीं सिंगल जज साहब ने नहीं किया। और ये सवाल जो है उन्होंने कहा कि स्पेशल रिपोर्ट्स जो है ना वो आप लेके आए। दूसरा उनका सवाल था कि जज की तैनाती का प्रोसेस क्या हुआ है वो लेके आए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ये सवाल है कि आपने ये बताना है कि जो जज की तैनाती का प्रोसेस जुडिशरी ने शुरू किया है या एग्जीक्यूटिव ने शुरू किया है, मतलब प्रोसेस इनिशिएट करना जो है। वो कहते हैं मतलब इन जज जो बेंच है इनका मौक़िफ़ ये है कि ये जुडिशरी की डोमेन है। अगर तो जुडिशरी ने शुरू किया है प्रोसेस तो फिर ठीक है, अगर नहीं शुरू किया तो फिर मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि जज साहब ने खत लिखा था और फिर जी इसी तरह जज साहब के कहने पे फिर हुआ सब। बिल्कुल ठीक है। और एक और जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से उन्होंने पूछा है कि जो जज साहब है जब उन्होंने जेल ट्रायल किया तो एक प्रोसेस है कि वो अपनी हाई कोर्ट को पहले बताते हैं कि जेल ट्रायल होना है या जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं, तो क्या उन्होंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को इस हवाले से बताया? तो ये चलें, इसका कल फैसला हो जाएगा कि साइफर ट्रायल जो है वो जेल के अंदर रह सकता है या नहीं, और अगर बाहर शुरू होगा तो क्या वो नए सिरे से होगा। ट्रायल तो बहरहाल शायद होगा, लेकिन ये मालूम नहीं जेल के अंदर होगा या जेल के बाहर। जी, सलमान अकरम राजा ये कहते हैं 12 नवंबर से पहले प्रोसेस फॉलो नहीं हो तो वो आप जो है वो गैर कानूनी करार दें और कलदम करार दें। कहते हैं नए सिरे से गिनती होगी, नए सिरे से गिनती हो। बिल्कुल साहब, कल नवाज शरीफ साहब की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हैं, तो इन अपीलों के अंदर अब क्या प्रोसेस आप समझ रहे हैं अडॉप्ट करने जा रही है अदालत? क्योंकि मरीम नवाज के केस में एक ऐसा हुक्म आया था जिसमें ये रिमार्क्स ज़रूर आए थे कि नवाज शरीफ साहब का भी कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ एवनफील्ड के केस में, और मरीम नवाज को इसलिए उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई थी जिसके खिलाफ अब अपील भी नहीं होती। तो कल ये अपीलें जब लगेंगी तो क्या क्या इम्कानात हैं, मामला किस तरफ जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन उससे पहले जो है वो साइफर के हवाले से जो बात हो रही है उसमें अगर कल की ये जो दरख्वास्तें इनकी सारी मंजूर भी हो जाती हैं तो उसका ट्रायल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। दूसरी बात ये, और फिर ये कि ये क्या लीगल स्ट्रेटजी है कि अगर प्रोसीजरल या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हवाले से बहुत सारे लकूनास जो हैं वो उनको नज़र आ रहे थे और वो पॉइंट आउट भी कर रहे थे गाहे बगाहे, तो उनको लेके हाई कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि अगर ये ट्रायल पूरा हो जाता तो ये इतने उनके पास ग्राउंड्स होती कि ये मैला फेडे की बुनियाद के ऊपर ट्रायल जो है वो किया गया है। तो अब वो पता नहीं, शायद इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो तमाम कानूनी जो लकूनात शायद हो सकते थे जिनका बेनिफिट हो सकता था वो ख़त्म करवाने के चक्कर के अंदर मुझे ये लीगल स्ट्रेटजी समझ नहीं आई। दूसरी जो उनसी बात है, लेकिन उसमें अगर सज़ा हो जाती तो वो तो बहुत बड़ा एक मसला होता है ना, पॉलिटिकली भी बड़ा डैमेज हो जाते हैं। और बट एनीवे
मेरी एक अपनी वो है कि मतलब अब पता नहीं इसके हवाले से क्या होता है, क्योंकि सजा हुई नहीं है तो लिहाजा ट्रायल तो ये भी हमने तो ये भी सुना था कि ट्रायल को रोका नहीं जा सकता है। अच्छा, कल क्या होगा? फैसला रोका जा सकता है। बाकी जो अपीलें हैं एवनफील्ड के हवाले से, जो फैसला जिसमें मरीम नवाज जो हैं वो उनको एक्विटल हुई है और कैप्टन सफदर को, उस फैसले के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं और जितने भी काउंट्स थे उनके ऊपर जो एहतसाब अदालत है उसने प्रेज्यूमेबली कि ये प्रेज्यूमेबली मफरूज़े की बुनियाद पर या फ़र्ज़ किए जाने की बुनियाद के ऊपर ये जो सज़ाएँ हैं ये सुनाई। अब नैब जो है वो जो आपका फ्लैगशिप जो है उस रेफरेंस उसकी नैब की भी अपीलें हैं। अब नैब जो है वो देखते हैं कि किस तरह से कनेक्ट करता है, क्योंकि कल उनके वकला पेश होंगे और उसमें ज़ाहिर है जो भी उनके दलाइल होंगे कि किस तरह से ये ट्रायल जो है वो ख़त्म हो सकता है, ये इस ट्रायल के अंदर क्या क्या कुछ हुआ है, तो उसकी बुनियाद पे अदालत मेरा ख्याल सुनेगी। जल्दी ये ख़त्म होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, कम से कम 5, 6, 7 हेयरिंग्स तो होंगी। लेकिन आपको बताया कागजात नामजदगी की भी एक शेड्यूल आना है, डेडलाइन है 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान। वो कोई अदालत उसकी पाबंद है, मुझे आप बताइए। तो इसका मतलब अगर देखें बुनियादी तौर पे तो अगर अपीलों के अंदर वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है जो प्रोसिक्यूशन है और अपील में केस अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग मुतमज़न जिन असासों की बुनियाद के ऊपर सजा दी गई उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि ज़राए आमदन तय किए बगैर आमदन से ज़ायद असासे आप कैसे वो कर सकते? मैं यही कह रहा हूँ ना, तो आप समझते हैं कि अदालतें या इलेक्शन कमीशन जो है वो अबूरी तौर पे नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कर ले, मशरूत तौर पे के फैसला क्या आता है उनके हक में? नहीं, मशरूत तौर पे तो नहीं है। देखें जब प्रोविजनल एक्सेप्ट मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उस वक्त फैसला ना हुआ तो देखिए अगर फैसला ना हुआ तो कन्विक्शन बरकरार है और अगर कन्विक्टेड हैं तो कन्विक्शन की सूरत के अंदर तो जाहिर है वो। और फिर जो अपील का टाइम है 1 महीने का, क्या उसमें भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं? अपील कौन सी वाली अपील की बात? ये अगर हाई कोर्ट फैसला नवाज शरीफ के हक में देती है, अपीलें मंजूर कर लेती है और नैब के पास 1 महीने का टाइम है, तो क्या नैब अगर ये कह दे कि हम कोई अपील फाइल नहीं कर रहे, वो एक्सेप्ट द डिसीजन, तो वो जो 1 महीने का टाइम गुजरने का फिर इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए? देखें मतीउल्लाह जान साहब, जो डेट है वो 30 नवंबर है, ठीक है, जिसमें हल्का बंदियां और एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। 30 नवंबर के बाद जो है वो प्रोग्राम शेड्यूल आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, और फिर उसके बाद पहले 10 दिन दिसंबर के पहले 10 दिन 17 से 21 की बन रही है डेट नॉमिनेशन की। हाँ, वो दिसंबर। तो अब वो अभी तो वो प्रोग्राम भी आना बाकी है। ठीक। और हमारे एक दोस्त हैं असद मलिक साहब डॉन अखबार के, उनकी कुछ इतलात ऐसी हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया था कि इलेक्शन कमीशन शायद देख रहा है कि फरवरी के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, थोड़ा आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो चले एक फीलर तो आ गया है। हाँ, बहरहाल ये सब प्रिजम्पशंस हैं, मफरूज़े हैं, अपील अगर लेकिन ये तो बकौल चीफ जस्टिस खालिद ईसा के आइन की संगीन खिलाफ वर्जी भी हो सकती है। बहरहाल साकिब रशीद साहब, ये 190 मिलियन पाउंड केस में नैब जो है जेल में जाके साबिक़ वज़ीर आज़म से तफ्तीश कर रहा है, ये कहाँ तक पहुँची है ये तफ्तीश? 4 रोज़ा फिजी का रिमांड था। वहाँ जेल में एक बड़ी मुख्तलिफ सी सूरत हाल है कि जेल में जहाँ पे इमरान खान थे उनको वहाँ से एक अलग कमरे में रखा गया है और उस कमरे को नैब की कस्टडी जो है वो तस्वर किया गया है और नैब के जो अफसरान हैं, तफ्तीशी अफसर हैं, दूसरे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वो तकरीबन आलमोस्ट फुल टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं कि वो नैब की एक फ्रेंचाइज जो है बडियाला जेल में भी खुल गई। तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन उनकी टीमें जो हैं वो गाय बगाए इमरान खान साहब से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन जो ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि खान साहब ने वही बातें दोहराई हैं जो पहले भी वो करते रहे हैं। आप चाहते हैं कि बनी गाला जो है वो नैब की कस्टडी में दे दिया जाए? तो वो बातें उन्होंने दोहराई हैं, वही बातें कि उन्होंने पर्सनल कोई गेन नहीं लिया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं है, कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, वो ट्रस्टी हैं, मतलब जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें पर्सनली उन्होंने ज़ाती तौर पर कोई ना फ़ायदा उठाया है, ना किसी को दिया है कोई सर। तो इस वक्त जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो नैब की तहवील में है, नैब की तहवील में है। कल तक, कल फिजी का रिमांड उनका ख़त्म होगा, कल फिर जज साहब जो है वो जेल में जाएंगे
खान साहब के सामने जो है वो मतलब वो पेश किया जाएगा खान साहब को जज साहब के सामने, तो वहाँ पे फिर अदालत लगेगी और दोबारा नैब कहेगा कि मजीद हमें कस्टडी चाहिए, तो फिर वो आगे फर्दर देखेगी अदालत। अब तो 14 दिन का रिमांड दे सकते हैं, 30 रोज का अभी, क्योंकि ऑर्डिनेंस की भी मुद्दत है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अहम मामला, एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास अभी भी जारी है, बाहर बहुत से लोग मुंतज़िर हैं, बहुत सारे गवाहान को भी तलब किया गया है जो एविडेंसेस लेके आए हैं, उसमें सरकारी इदारों के भी लोग हैं और ये वो एविडेंस है जो उन इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ है जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर लगाए गए हैं, मिसकंडक्ट के, असासों के हवाले से, आमदनी के हवाले से। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद अगर कोई अपडेट आती हैं तो वो भी शेयर करेंगे, मगर उससे पहले फौजी अदालतों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सिविलियन शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अपील दायर कर दी है नए कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। मगर उसके साथ ही एक तरफ वफाक की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वजारत दिफा ने अपना ही एक नया और बड़ा वकील कर लिया है। शायद वो समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल इस काबिल नहीं है कि वजारत दिफा की भी नुमाइंदगी कर सके, हालांकि वफाक जो है वो वजारत दिफा का बॉस होता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद करीम सिद्दीकी से ये मालूम करेंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के महाज से खबरें हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बनफ़्से नफीस ख़ुद ही वहाँ पहुँच चुके हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। उनके वकील ख्वाजा हारिस आज काफ़ी घंटों से उनका मौक़िफ़ दे रहे थे और अब ख़ुद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वहाँ पहुँच गए हैं। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, लगता है कि आज कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और आज ही तमाम फ़िक़ेन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जुडिशल काउंसिल किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, उसकी तरफ भी बात करेंगे। मगर करीम सिद्दीकी साहब, एक और अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाक का हमने सुना था आइन के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है वो अफ़वाज पाकिस्तान की कमांड और कंट्रोल करती है और वफाक के नीचे उस तमाम वजारतें और महकमे होते हैं। मगर एक तरफ अटॉर्नी जनरल ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों का ट्रायल ना होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की है, वफाक का नुमाइंदा होते हैं, तो दूसरी तरफ वजारत दिफा ने एक अपना ही वकील कर लिया अलग से। वो अटॉर्नी जनरल पे बज़ाहिर एतबार नहीं कर रही वजारत दिफा, और वो एक ख्वाजा हारिस बहुत सीनियर, बहुत महंगे वकील हैं। शायद वजारत दिफा के पास जो है वो महंगा वकील करने के ज़्यादा वसाइल हैं। ये कैसे मुमकिन है और इसमें कोई आपको तजाद नज़र नहीं आ रहा? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, तजाद की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि उसमें देखना तो ये है ना कि वकील का हक तो है अपील के अंदर अपनी मर्जी का वकील करने का भी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं, वजारत दिफा का, वजारत दिफा का या हुकूमत की जानिब से जो है वो हमने भी देखा नैब तरमीम के अंदर मखदूम अली खान साहब जो है वो पेश हुए थे, ठीक है, फेडरेशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो वजारत दिफा भी थ्रू फेडरल गवर्नमेंट ही है ना, वफाक के जरिए ही है, ठीक है। गो के इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है वो मौजूद हैं कि ऐसे उसके लिए एक लंबी चौड़ी एक तवील जस्टिफिकेशन चाहिए। अच्छा, मखदूम अली खान को बाय द वे ये हुकूमत ने किया था या नैब की तरफ से वो थे? वो किस फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट फरीक थी तो उनकी तरफ से आए फेडरल गवर्नमेंट, और वो तरमीम को डिफेंड कर रहे थे जो पार्लियामेंट ने की, ठीक है। और ख्वाजा हारिस जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील थे और उन नैब तरमीम के खिलाफ दलाइल दे रहे थे, जो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुज़ाहिर नकवी साहब के वकील हैं और वजारत दिफा के तरफ से रिव्यू दाखिल उनके जरिए हुआ है, अपील दाखिल। ये भी महज इत्तफाक ही है, इत्तफाक हैं, ज़माना हवादिस हसीन इत्तफाक है। हाँ, अच्छा, वो क्या कहते हैं कि सानिया एकदम परवरिश करता है बरसों, सानिया एकदम नहीं होता। बहरहाल एनीवे, वक्त करता है परवरिश, वक्त करता है परवरिश बरसों। आपके ख्याल में वजारत दिफा जो है वो अटॉर्नी जनरल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था उसको इस हवाले से, क्योंकि मौके तो दोनों का एक है? देखिए अटॉर्नी जनरल पहले भी जो है वो, क्योंकि नैब के केस में अटॉर्नी जनरल कोर्ट नोटिस पे रूल 27 के ठीक है, तो वो वफाक की तरफ से आ नहीं सकते थे, तो वो एक मजबूरी थी। एक ये भी लीगल बात तो हो सकती है, लेकिन डिप्टी या एडिशनल अटॉर्नी जनरल तो हो सकती है। क्या वजारत दिफा के वकील अटॉर्नी जनरल से के मुखालिफ कोई बात कर सकता है या हट के बात कर सकता है? वो अपना मौक़िफ़ तो ले सकते हैं। तो फिर इतना महंगा वकील क्यों अटॉर्नी जनरल के होते हैं? जान साहब, अगर आपने जो है वो उनकी सर्विसेज की फी का चेक देख लिया है तो अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो देखिए हम जैसे साफियों के साथ तो बड़े मेहरबान हैं, वो मुफ्त भी खड़े हो जाते हैं। मतीला जान साहब, आप अगर वो
अब फिर आप कहेंगे कि मुजाहिर नकवी साहब ने भी बहुत सारी जो है ना उनको फीसें दी, 5 वकीलों के नाम है आज उनकी पिटीशन के ऊपर, तो हो सकता है वो प्रो बोनो हो रहे हो। काजी फाइसा के जब थे, मुनीर मलिक साहब थे और सलाउद्दीन और बड़े वकील बड़े जजों के मुफ्त केसेस लड़ते हैं ना भाई, अब क्योंकि उनकी पेमेंट फिर अब हमें नहीं पता ना यार, ये क्लाइंट का और उसके वकील का मामला है भाई। आपको क्या मसला है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जब तक अटॉर्नी जनरल लिख के ना दे कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस टेक्निकल मैटर में पेश हो जाहिर है कुछ तो क्या अटॉर्नी जनरल ने लिख के दे दिया होगा कि मैं फौजियत, अगर वो इस काबिल नहीं है तो वफाक के काबिल कैसे? मतीउल्लाह जान साहब ये बात तो ठीक है ना, लेकिन जैसे कि अभी आपने खुद ही उसकी वजाहत और तौजीह पेश की थी कि रूल 27 के नीचे वो कोर्ट नोटिस के ऊपर थे, वो अफरीक की तरफ से नहीं थे। एक ये बात नैब केस में, नैब अमेंडमेंट्स में जी जी, ये इसमें भी कोर्ट नोटिस पे थे भाईजान। तो इसमें आप कैसे ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का था वो, तो इसमें वो फिर अपील नहीं दायर कर सकते? उन्होंने कोई अपील की है? जी, फेडरेशन की तरफ से उन्होंने जवाब जमा कराया है अटॉर्नी जनरल ने ना, जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से जवाब आया। तो फेडरेशन के सारे महकमे तो फेडरेशन के ही है। यही मैं कह रहा हूँ कि वजारत दफा ने अपना वकील कैसे, उसमें मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, लेकिन जो है मैं तो देखूंगा कि कल या जब ये मुकदमा लगता है तो उसमें कॉज लिस्ट के ऊपर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इतलात हैं कि जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, और कुछ देर पहले की खबर थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो थे वो खुद बनफ्स नफीस वहाँ पहुँच चुके थे। तो करीम सिद्दीकी साहब, कल दोपहर 3 बजे का मतलब ये है कि अब जब तक फैसला नहीं होगा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना इजलास रोज़ाना की बुनियाद पे करेगी, लग तो यही रहा है। जी हाँ, वो अपना जो वहाँ पे एक शिकायत कुनिंदा वकील हैं उनकी जानिब से जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कल 3 बजे तक के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब ज़ाहिर है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस पर एतराज़ात और बाकी जो उनके SGC के हवाले से जो ऑब्जेक्शंस थे, उनकी दरख्वास्त थी, उसके ऊपर भी बात हुई होगी। और फिर वो अगर हो चुकी है तो फिर शोकाज नोटिस था उनको, तो उन्होंने वहाँ पे डिफेंस पेश किया है, नहीं किया है। अगर दूसरा जो कंप्लेनेंट हैं, पहले तो कंप्लेनेंट जो हैं वो अपना करेंगे, जैसे कि जैसे सरदार तारिक मसूद वाले जो प्रोसीडिंग थी उसमें मिसेज आमना मलिक से पूछा गया था कि बताएं जी एविडेंस, और फिर उसके बाद मटीरियल। आमना मलिक ने भी बहुत इल्ज़ामात लगाए और बड़े कहते हैं दबाव में रहा, उनसे बड़े सख्त सवाल किए गए, लेकिन वो उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई है। उनका जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ यूनानिमसली मुस्तरद हो गई है। ये हमारी यूनानिमसली से क्या मुराद? यूनानिमसली से मुराद है जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस नईम अफगान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये 5 ही अरकान हैं जिन्होंने समाअत की थी। तो मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर उन्होंने देखा है कि क्योंकि उसमें जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी वहाँ पे मौजूद थे। शायद आमना मलिक ने आपसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उस दौरान में तारिक मसूद साहब भी वहीं पे थे, वो तो उनको भी नोटिस मौक़िफ़ देने के लिए वो जो भी एलिगेशंस आए थे उसके हवाले से जो उनका डिफेंस था और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो सारी की सारी जो है वो उन्होंने पेश की है, जिसके बाद SJC ने फैसला किया। तो अब जो मुज़ाहिर नकवी साहब वाला मामला है उस पर शोकाज नोटिस के बाद मेरा ख्याल है कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती है। तो उसमें जो कंप्लेनेंट थे आज उन्होंने अपनी एविडेंस और मटेरियल पेश किया, और जहाँ तक मेरी इतलात है एक और 2 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके ज़रिए से भी रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया गया था। तो वो भी सारी चीज़ें रखी होंगी। और फिर अच्छा, ये बताएं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत में और जस्टिस फायज़ के खिलाफ शिकायत में क्या फ़र्क है? दोनों मामला तो FBR के नहीं थे? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, 2 हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है कि उन्होंने अपने असासों के अंदर शायद कोई लोन था उसको जाहिर नहीं किया, सरदार तारिक मसूद साहब, जबकि जो दूसरे जज साहब हैं फाजिल जज, उनके हवाले से हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं अहलिया की, अब आप छोड़ दीजिए मजीद उस पर जाने की नहीं, आप इसको उस पर ले लीजिए कि वो
जो हैं वो अनफेयर मीन्स से बनाई गई हैं। सही, तो ये दो मुख्तलिफ है उसमें कि तो उसमें एफपीआर का दोनों सूरतों में एफपीआर का मामला नहीं आता। एफपीआर का तो ताल्लुक ये तो आप साबित करना पड़ेगा मज़ार नकवी साहब को सबूत के साथ जो भी होगा। बहुत शुक्रिया कईम सदीकी, साकिब बशीर और इरफान सदीकी साहब का भी, जिन्होंने आज हमें सहाफ़ी प्रोग्राम में वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।